हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज रहने वाली है प्रश्नावली 3.5। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सत्य और असत्य जो है वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। मान लो कोई जो संख्या है वो हमने ले ली 33। ठीक है, अब 33 जो है 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको हम 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 3 से ये पूरी कट रही है। अगर हम इसको 9 से काटते हैं तो क्या आप काट सकते हो? 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हमारा ये 11/3 आया है। अब ये कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 3 से विभाज्य हो रही है तो वो 9 से भी विभाज्य होगी। मतलब ये कथन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर बी। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। मान लो कोई संख्या है हमारी 45 हम ले लेते हैं। ठीक है, 45 9 से विभाज्य है कि नहीं, हम जानते हैं 9 पचे 45 होता है। मतलब 9 से ये संख्या जो थी हमारी 45 विभाज्य थी। ठीक है, अब चेक करना है ये 3 से विभाज्य होती है कि नहीं, तो 3 से काट के देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक हासिल, तिपच 15। तो हमारा ये पूरा कट रहा है। मतलब अगर कोई भी संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो रही है तो वो 3 से भी विभाज्य होगी। पर ऐसा नहीं होगा कि क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर 3 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होगी, तो ये नहीं होगा। ऐसा हो सकता है अगर 9 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य हो सकती है, क्योंकि 3 के अगर हम गुणनखंड करते हैं 3 गुणा 1 आता है, और अगर हम 9 के गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणा 3 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 9 में 3 तो आ रहा है पर इस 3 में 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ से आप समझ सकते हो जो हमारी बड़ी संख्या होगी उससे अगर हमारा अगर कट रहा है तो उसके एक हिस्से से वो कट सकता है। ठीक है, उसके गुणनखंड से वो संख्या जो है वो कट सकती है। ठीक है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था, मैंने आपको फिर से समझा दिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो अगला सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होती है। ठीक है, अब इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, वो हमारे 18 से भी विभाज्य हो रही है यदि वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 और 6 की जब हम गुणा करते हैं तो हमारा 18 आता है। मतलब हमारा 18 के जो गुणनखंड निकले थे उनसे अगर कोई संख्या विभाज्य हो रही है तो इनके ही गुणा से वो संख्या अवश्य ही विभाज्य होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम मान लेते हैं हम अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 54 लेते हैं। ठीक है, अब 54 जो है हम जानते हैं 18 तिया 54 होता है। ठीक है, अब हम चेक करके देखते हैं 54 जो है वो हमारा 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 3 अठे 24, 3 से भी कट गया। अब हम 54 को 6 से काट के देखते हैं। 6 एकम 6, 6 से दिवाली 6 अठारह 6 छिनेम 54। ठीक है, तो मतलब ये 6 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि हमने अभी समझाया था, जैसे कि कोई बड़ी हमारी संख्या है, ठीक है, उसके हम गुणनखंड करते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या है किसी संख्या को काट रही है, किसी संख्या से विभाज्य हो रही है, तो इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उससे भी विभाज्य होगी। या कह लो किसी संख्या के जो भी गुणनखंड है, मान लो ये हमारे 2 गुणनखंड थे। ठीक है, अब ये इन दोनों से ये संख्या जो है कट रही थी, तो इनकी जो गुणा आएगी उससे भी ये संख्या जो है वो आसानी से कट जाएगी। तो ये बात भी जो है हमारी सी वाली कैसी हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो सी वाला भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा सत्य हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी। ये कह रहे हैं एक संख्या 9 और 10 से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या इन्होंने कहा है, कोई संख्या है, ठीक है, इन्होंने कहा है कोई संख्या है हमारी वो 9 से भी विभाज्य हो रही है और 10 से भी विभाज्य हो रही है। एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो रही है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी।
ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो संख्या है वो हमारी 90 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो इस बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने क्या कहा था, अगर कोई संख्या 3 और 6 से विभाज्य हो रही तो इनकी जब हम गुणा करते हैं तो उससे भी वो विभाज्य हो जाएगी। मतलब हम जानते हैं कि 9 और 10 की गुणा जो है हमारी 90 आती है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 180 ले लेते हैं। हम जानते हैं कि 180 जो है वो हमारी 9 से कट जाएगी, 9 दूनी 18, और यही जो 180 जो है वो हमारी 10 से भी कट जाएगी, 18 आ जाएगा, और 180 जो है वो हमारे 90 से भी कट जाएगा। ठीक है, 90 दूनी। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा है तभी पॉसिबल है जब इनका गुणनफल जो है वो हमारा बड़ी वाली संख्या दिया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हमारा सत्य हो गया। अब हमारा अगला ई वाला क्वेश्चन है। ई वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य होगी। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होगी। इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है दो संख्याएं सहअभाज्य हो। मान लो हमने कोई दो संख्याएं ले ली 3 और 4, जो कि हमारी क्या है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, 3 के गुणनखंड निकालते हैं तो तुम्हारा 1 और 3 निकलता है। ठीक है, 4 के गुणनखंड अगर हम निकालते हैं 1 2 4 निकलते हैं। ठीक है, अब इनमें कॉमन की बात करते हैं, कॉमन हमारा 1 है। अगर हमारा सारा गुणनखंड 1 निकलता है तो वो संख्या हमारी सहअभाज्य होती हैं। अब सहअभाज्य तो हैं, तो इन्होंने क्या कहा था, सहअभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य अभाज्य होगी। तो हमने देखा कि भाई ये वाली संख्या जो है अभाज्य है, मतलब इन्होंने जो कथन बोला था उसके हिसाब से ये सत्य हो गया। पर अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 और 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब 4 के गुणनखंड निकालते हैं, 1 2 4 निकलेंगे। 9 के गुणनखंड निकाले 1 3 और 9 निकलेंगे। ठीक है, ये 9 के गुणनखंड हो गए। अब इसमें भी 4 गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो भी हमारा 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। अब हमने देखा ये दोनों संख्याएं हमारी कैसी हो गई, सहअभाज्य संख्याएं हो गई। पर क्या इनमें कोई अभाज्य संख्या है? आप कहोगे ना ये हमारी अभाज्य संख्या है, ना ये हमारी अभाज्य संख्या है। पर ये दोनों संख्याएं हमारी सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, लेकिन हम इनमें से किसी को भी अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, असत्य। ठीक है, इस तरीके से ई वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं अपना एफ वाला क्वेश्चन। तो एफ वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं वाला क्वेश्चन, चेक करते हैं। देखो, मान लो हमने 12 लिया। ठीक है, 12 को 4 से विभाजित करते हैं, 4 3 12 पूरा कट गया। अब 12 को हम 8 से विभाजित करेंगे तो 8 से ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि 8 के पहाड़े में 12 आता ही नहीं। मतलब इससे क्या हमारा प्रूफ हुआ है कि जो संख्या 4 से विभाजित होती है कोई ज़रूरी नहीं है वो 8 से भी विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एफ वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं जी वाला क्वेश्चन। जी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। तो ये वाला जो है सत्य हो जाएगा, क्योंकि 8 के अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 4 गुणे 2 आता है। ठीक है, इसमें 4 आ रहा है इसलिए, तो अगर 4 आ रहा है क्योंकि 4 का गुणनखंड अगर हम निकाल रहे थे, इसमें 2 गुणे 2 आ रहा है, कहीं इसमें 8 नहीं आ रहा था। ठीक है, और ना ही इनकी आपस में गुणा करने पे 8 आ रहा था, पर इसमें जो है 4 आ ही रहा है। तो इसका मतलब है कि जो संख्याएं 8 से कट रही हैं वो 4 से भी कटेंगी। तो आपको दिखा भी देते हैं, जैसे कि अगर हम 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 लिया, इसको हम 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 हो गया। अब यही जो 16 है इसको हम 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16। तो मतलब वो संख्याएं जो हैं वो कट रही हैं, कोई भी संख्या आप ले लोगे वो कटेंगी ही। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना एच वाला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं 2। ठीक है, ये जो हमने संख्या ली है और हमने 2 अलग संख्याएं लेनी थी जिससे ये भाग करेगा। मान लो हमने ले ली है 8 ले ली है, दूसरी ले ली है हमने
6 ले लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं 2 जो है 8 को पूरा पूरा विभाजित कर रही है, 2 चुक्कू 8 और 2 जो है 6 को भी पूरा पूरा विभाजित कर रही है। ठीक है, मतलब ये जो संख्या थी इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। अब ये कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का अगर हम योग करते हैं तो योग करने पर भी जो संख्या आती है वो भी इस संख्या से कट जाएगी। भाई 8 और 6 जो होता है वो हमारा 14 होता है। ठीक है, इनको जोड़ा तो हमारा 14 आया। अब 14 से 2 से 14 को भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, पूरा पूरा कट गया। मतलब ये जो संख्या थी, जिन 2 संख्याओं को अलग अलग काट रही थी, इनका योग करने पर भी वो इस संख्या को अलग अलग काट रही है। ये बात जो है वो हमारी कैसी हो गई है, सत्य हो गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सत्य। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आई वाला। ये इसका जस्ट उल्टा है। ये कह रहा है यदि कोई संख्या 2 संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग करने पर वह विभाजित करेगी। ठीक है, इन्होंने कहा है कोई संख्या है, मान लो वो संख्या जो है हम यहाँ पे बता देते हैं, वो संख्या जो है हमारी 3 है। ठीक है, 3 जो है किन्हीं 2 संख्याओं का योग, मान लो हमने 10 ले लिया और 11 ले लिया, 2 संख्याएं ले ली, इनका योग जो है वो हमारा क्या है, 21 है। ठीक है, किन्हीं 2 संख्याओं का योग इसको विभाजित कर रही है। कोई जो संख्या है 2 संख्याओं के योग, अभी हमें पता नहीं है 2 संख्या है क्या। ठीक है, हमें बस पता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग जो है 21 है, इनको जो इसको विभाजित कर रही है पूरा पूरा, 3 सत्ते 21, इसको ये पूरा पूरा विभाजित कर रही है। तो फिर ये क्वेश्चन कह रहा है क्या ये जो संख्या जिन 2 संख्याओं के योग से बनी है उनको भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो भाई हम जानते हैं 3 जो है वो 10 को नहीं काटेगा, ऐसे ही 3 जो है वो 11 को नहीं काटेगा। ठीक है, इसलिए ये बात जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, असत्य। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं जो है वो लिखनी है। अगर आपको गुणनखंड निकालने नहीं आ रहे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन मार्क दिए गए। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। जैसे कि 60 है, 60 को हमने कितने हिस्सों में तोड़ा, 2 हिस्सों में तोड़ा। तो ये जो हिस्से हैं ये क्या है, 6 और 10 है। मतलब 6 और 10 की जब गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, 60 आता है। 6 दामन 60। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये 6 दिया गया है। 6 के 2 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा इन्होंने 2 बता दिया है, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा। हम जानते हैं कि 2 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो ही हमारा 6 आएगा। 2 3 6, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 10 है। अब 10 का एक हिस्सा 5 है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, मतलब 5 की गुणा किससे करें कि हमारा 10 आए। तो हम जानते हैं 5 की गुणा अगर हम 2 से करते हैं तो हमारा 10 आता है, तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने 60 के 2 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा 30 है तो दूसरा हिस्सा क्या हो गया, तो 30 दूनी हमारा 60 होता है। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही ये हमारा 30 दूनी 60 हो गया। अब 30 के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा 10 है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा हमारा, तो वो हमारा 3 होगा, क्योंकि 10 3 30 होता है। ऐसे ही 10 के इन्होंने 2 हिस्से किए। अब 10 जो है किससे मिलकर बनता है, अब हम सीधा सीधा जानते हैं 10 जो है 5 और 2 से मिलकर ही बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने पहले तो हम आपको भाज्य और अभाज्य जो है वो समझा देते हैं। ठीक है, भाज्य क्या होते हैं और अभाज्य क्या होते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। भाज्य जो होते हैं वो हमारे 4 6 8 10 12, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे क्या हो रहे हैं, भाज्य संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, और अब हम लिखते हैं अपनी कौन सी अभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7, और 7 के बाद हमारी हुई 11, फिर हमारी 13। इस तरीके से ये जो है वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य संख्याओं की बात की जा रही है तो मान लो हम एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 10 का।
ठीक है, भाज्य संख्या हमने लिख दी है, वो हमारी कौन सी है, 10 है। अब 10 के क्या करेंगे हम, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 10 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 10 के गुणनखंड जो है वो हमारे क्या निकलेंगे, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 5 निकलेगा और 10 निकलेगा। ठीक है, ये हुए हमारे इसके गुणनखंड। अगर हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होंगे, ये 2 होंगे और 10 होंगे। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 और 10 नहीं, मैं 5 बोल रही थी, 2 और 5 होंगे। ठीक है, 2 और 5 हुए, तो हमने सम्मिलित किसको नहीं किया। ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जैसे कि हम 10 था ना हमारा, हम यहाँ पे आपको लिख के बताया 10 था, 10 का हमने क्या लिया, लासा निकाला, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5। ठीक है, जब हमने गुणनखंड निकाले तो ये जो हमारे निकल के आते हैं यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो मतलब जब लासा निकालते हैं तो हमारे पास यही आते हैं, इसीलिए हमने इनको लिया है। तो अभाज्य गुणनखंड में हमने इनके जो गुणनखंड थे वो हमारे टोटल ये थे। अब जब अभाज्य गुणनखंड की बात करती हैं तो लासा निकालते हैं। ठीक है, लासा में हमारा 2 और 5 आ रहा है, इसलिए हमने सिर्फ 2 और 5 लिखा। तो हमने शामिल किसको नहीं किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर एक व स्वयं संख्या को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक व स्वयं संख्या को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को कर देंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या लिखनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी क्या होगी, वो हमारा 4 बार 9 होगा। अगर आपको से कहा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हमारी ये होगी। अगर आपसे कहा जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हमारी क्या होगी, 9 9 9 9 9 9। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो है वो हम लिख सकते हैं। जितने अंक बताए जाएं उतने अंक में हम लिख सकते हैं। बस लिखना क्या है, सेम 9 9 9 अंक जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, तो मैं इसके 2 तरीके आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उससे कर लो। तो पहला जो तरीका है, हम क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे। ठीक है, तो इससे जब लासा निकालते हैं ना, हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, जो हमारे गुणनखंड निकल के आते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। यहाँ से हमारे डायरेक्ट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ से इसको 3 से कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, वापस से 3 से कर लेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम इसको किससे करेंगे, 11 से कर लेंगे। 11 एकम 11, एक तो जाएगा नहीं तो 0 उतारेंगे, फिर 11 एकम 11। अब हम इसको 101 से करेंगे, 101 एकम 101। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड क्या आए हैं। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आए हैं, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। ये जो है वो हमारे क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड आए। यही हमसे पूछे गए थे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या, वृक्ष वाला तरीका जो है वो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम इस यहाँ पे ट्री बनाएंगे। 9,999 था। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको 3, ठीक है, यहाँ पे इसका एरो समझ लो, यहाँ पे 3 की गुणा अगर हम 3 3 3 3 से करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अगर इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारा 1 आएगा। 3 के गुणनखंड करेंगे मतलब 3 एकम 3 होता है ना, तो 3 का तो वृक्ष ये बन गया। अगर इसका वृक्ष बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई, अगर हम 3 की गुणा किससे करेंगे, 1 1 1 1 से करेंगे, 1111 से करेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से ये बनेगा जाके। अब इसके अगर हम गुणनखंड निकालें तो 3 और 1 होगा जाके। अगर इसके गुणनखंड हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसके गुणनखंड में हमारा 101 और 11 आएगा। ठीक है, अब हमको इसमें अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालेंगे। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो क्या होंगे,
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी हमारे क्या आएंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, एक को नहीं लेते हैं और स्वयं संख्या जो होती है उसको नहीं लेते हैं। तो एक तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, तो हमारे पास नीचे वाले जो हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट ब्रांच है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा 3 लिख लिया, ठीक है, फिर इसमें भी 3 है और 1 को तो लिखेंगे नहीं, फिर हम क्या लिखेंगे, 101 लिख लेंगे, फिर हमारा 11 है, 11 को लिख लेंगे। इस तरीके से हमारे अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या निकालना तो मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, 5 अंक बोले हैं ना, तो 5 अंकों में 4 तो 0 लगा दो और 1 जो है वो हमारा 5वां अंक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 3 अंकों की संख्या बोले सबसे छोटी तो हमारा 100 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो उसमें 3 0 और 1 लगा दो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो हम निकालते हैं। तो अब इन्होंने कहा है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, चाहे तो आप ब्रश वाले तरीके से कर लो, चाहे तो आप डायरेक्ट लासा लिख के कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे 10,000 जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे, ठीक है। 2 से कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, ठीक है। और 2 पंचे 10 और 0 उतारा, 0 उतारा और ये वाला 0 भी उतारा हमने। अब क्या करेंगे, हम इसको वापस से 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, 1 हासिल हुआ। 2 पंचे 10, 2 0 हम उतार देंगे। फिर इसको 2 से करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 पंचे 10, 0। वापस से इसको 2 से करते हैं, ठीक है। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब हमारा लास्ट डिजिट जो है 5 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 1 हासिल हुआ, तो 5 दूनी 10, फिर हमारा 2 हासिल हुआ, 5 25। इसको हम फिर से 5 से करेंगे। 5 दूनी 10, 2 हमारा हासिल हुआ और 5 25, ठीक है। अब हम वापस से 5 से करेंगे। 5 5 25 और 5 एकम 5। इस तरीके से कुल ये जो गुणनखंड निकले हैं वही हमारे क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये हमारे क्या निकले हैं, 2 गुणे 2, 2 हमारे कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 4 बार 2 लिख दो। 5 4 बार है तो इसको 5 को भी 4 बार लिख दो, ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। जैसे कि हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं भाई, इनका लासा निकालते हैं, ठीक है। लासा निकालेंगे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक और सिंपल तरीका है, हम सारे अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, ठीक। जैसे कि 2 3 5 7, फिर उसके बाद हमारा 11, फिर हमारा 13, फिर हमारा 17, फिर हमारा 19, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा 23। इस तरीके से हम अपनी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने अभाज्य संख्याएं तो लिख ली, अब हम करें क्या इसके बाद में, आप ये सोचोगे ना। तो हमें करना क्या होगा, जैसे कि हम सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से चेक करने का सिंपल यही तरीका है कि लास्ट डिजिट जो है वो हमारी सम होनी चाहिए। सम नहीं है तो मतलब 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इनका योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। 1 और 7 हुआ 8, 8 और 2 हुआ हमारा 10, 10 और 9 हुआ 19, 19 3 के पहाड़े में आता नहीं, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट डिजिट हमारी 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, जो कि है नहीं, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख सकते हैं। 7 से करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने आपको रूल्स में बताया था। जैसे कि हमारा 1729 है, ठीक है। इस लास्ट वाले डिजिट्स को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से हटाया और इसका दुगना कर देंगे, हमारा क्या हुआ 18 हुआ। 9 दूनी 18 होता है, 18 को इसमें से घटा दो, ठीक है।
घटाएंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। यहाँ 6 में से 1 गया तो हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा, 1 उतार देंगे। अब ये वाली लास्ट डिजिट जो है इसका दुगना कर दो तो हमारा 8 हुआ, 8 इसमें से घटा दो तो हमारा क्या बचेगा, 7। अब 7 को, ये हमारी लास्ट डिजिट बची है, इसको हम भाग करेंगे, 7 एकम 7 पूरा कट रहा है, मतलब ये जो संख्या है वो हमारी 7 से कट जाएगी। तो 7 से हम इसको भाग करते हैं, ठीक है, 7 से इसको काटते हैं। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 बचे 35, 7 चौक 28 कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे, 7 चौक 28 और हमारा कितना बचा, 4 बचा और 7 सत्ते 49, ठीक है, ये हमारा बचा है, ठीक है। अब 7 से हमारा हो गया, वापस से इसको चेक कर लेते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 का दुगना हमारा होता है 14, इसमें से घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा। 10 7 के पहाड़े में आता नहीं, मतलब 7 से अब नहीं कटेगा। अब 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करने के लिए क्या करोगे, या तो आप सम और विषम का अंतर कर लो। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, 247 लिखा है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसका योग करोगे तो 9 आएगा। इसमें से 4 घटाओगे तो हमारा 5 बचेगा। 5 बचना नहीं चाहिए, हमारा ये 0 बचना चाहिए, या तो 11 से डिवाइड हो जाए ऐसी संख्या बचना चाहिए, मतलब ये 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से चेक करते हैं तो 13 क्या करेंगे हम, 13 से भाग कर लेते हैं। 247 को भाग करके देखते हैं, ठीक है। 13 एकम 13, 11 बच गया, 11 बच गया हमारा, 7 उतारा तो 13 नीमा, ठीक है, 117 होता है। पूरा हमारा कट रहा है, मतलब ये हमारा 13 से चला जाएगा। 13 क्या आया था, 13 एकम 13, 13 नीमा 117, ठीक है। अब हमारा 19 है, 19 से कम 19, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे क्या निकले हैं, 7 निकला है, 13 निकला है और 19 निकला है। इन्होंने कहा आरोही क्रम में लिखो, तो हमारे आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। आरोही क्रम में है ही, हमने आरोही क्रम में भी लिख दिया। अब कह रहे हैं कि इनमें क्या संबंध है, तो भाई हम इसका और इसका अंतर करते हैं तो 6 मिलता है। ऐसे ही इसका जब अंतर करते हैं तो 6 मिलता है, ठीक है। तो हमको अंतर जो है 6 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे साफ साफ यही बात लिख देंगे, 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 है, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। भैया अगर आपकी मैथ्स जो बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप क्या करोगे, हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ्स, ठीक है, इस पे चले जाइए, जहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें, जोड़ना घटाना, भिन्नों को सॉल्व करना और साथ में ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं। आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी लाभ होगा। और एक हमारा चैनल है जोजस स्टडी साइंस, ठीक है, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ आपकी साइंस पढ़ाई जाती है। और साथ में अगर आपको बुक्स चाहिए और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक ऐप है, ठीक है, ये जोजस स्टडी नाम से, इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो बुक्स दी गई हैं वो यूपी बोर्ड की हैं, इसको आप स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की सारी बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। जैसे कि आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पे टच करेंगे, सारी आपकी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स आपकी पढ़ी हुई हैं, अपने सब्जेक्ट पे टच करिए, ठीक है। जैसे सारे चैप्टर्स आपके पढ़े हुए हैं, इनमें PDF वगैरह पढ़ी हुई हैं। जैसे कि ये जो है जो आपका चैप्टर है उसकी PDF है, और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये जो तैयार हो रहे हैं हैंड रिटन नोट्स मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, आपको अगर चाहिए तो यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम जो है वो आप कर लेना, जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है, इस कथन को कुछ उदाहरण से संतुष्ट करना है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि हमारी क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। ऐसे आगे तक मतलब एक सीरियल से चलना ही हमारा क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। मान लो प्रथम 3 संख्याएं ले लेते हैं, इनका गुणनफल ले लेते हैं, 1 × 2 × 3, हमारा क्या आएगा, 3 दूनी 6 आया। 6 जो है 6 से कट रहा है तो आप कहोगे हाँ 6 कम 6 होता है। मान लो हमने ये 3 संख्याएं ले ली, 2 3 4 ले ली,
ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 4, इनका गुणनफल करते हैं, 2 तिया 6, 6 चौक 24, क्या 24 6 से कटता है, 6 चौक 24, 4 बार में कटता है, तो ये भी हमारा ये प्रूव हो गया। अब मान लो हमने ये ले लिया, ये 3 संख्या ले ली, 3 4 5, ठीक है, हमने ये ले लिया 3 4 5, ये हमने ले लिया, 3 चक्कू 12 पंजे 60, 60 भी हमारे 6 के पहाड़े में आता है, 6 धामन 60 होता है, तो ये हमारा भी कट गया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से चाहें तो कुछ भी ये भी ले लो आप, 6 गुणे 7 गुणे 8, ठीक है, तो 6 सत्ते 42, 42 अट्ठे हमें गुणा करना पड़ेगा, 42 अट्ठे, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, ठीक है, 32 एक हमारा हो जाएगा 33, तो 3 3 6 आया है। अभी हमारा 6 से कटेगा कि नहीं तो ये भी देख लेते हैं, 3 3 6 लिखेंगे, इसको 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 6 36, तो 56 आया। मतलब कि अगर 3 क्रमांक संख्याएं लेते हैं कोई भी तो वो हमारी 6 से कटती ही हैं। ठीक है, इन्होंने कहा उदाहरण से समझा दो, तो हमने समझा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 4 से विभाजित होता है। ठीक है, कुछ उदाहरण देकर कथन के सत्यापन करना है। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो जैसे विषम संख्या हमारी क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, इस तरीके से ही हमारी विषम संख्याएं जो होती है एक एक के बाद छोड़ के चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो रही हमारी विषम संख्या। इन्होंने कहा 2 क्रमागत विषम संख्याओं की बात की है। मान लो हमने 1 और 3 ले लिया, इनका योग किया 4 आया। ऐसे ही इसमें हमने क्या ले लिया है, 3 ले लिया और 5 ले लिया, ये हमारा 8 आ गया। मान लो हमने 7 और 9 ले लिया, 7 ले लिया और 9 ले लिया, तो 7 और 9 हमारा कितना है, 16 आया। ठीक है, ये हमारा आया है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे योग आए हैं 4 से कट रहे हैं कि नहीं। भाई 4 आया था, 4 को हमने 4 से काटा, 4 एक कम 4, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे आप लिख के देख लो। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सामने। 4 को 4 से काटा, 4 एक कम 4 आया। 8 को 4 से काटा, 2 आया। 16 को 4 से काटा, 4 आया। इस तरीके से हमने देखा है कि अगर 2 क्रमागत विषम संख्याएं लेते हैं तो वो हमारी 4 से कटती ही कटती हैं। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण देकर हमने इसको समझा दिया है। तो 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। जैसे कि ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके गुणनखंड दिए गए। तो अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो वो हमारी कौन सी होती हैं, ये देखो, ये होती हैं 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब हमें चेक करना है कि ये जो गुणनखंड दिए गए हैं वो अभाज्य संख्याएं लिखी हैं कि नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 24 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 4 दिया गया है। तो 2 तो हमारी अभाज्य गुणनखंड संख्या है, 3 भी है, पर 4 नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। 7 हमारी अभाज्य संख्या है और 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है। ये 2 भी, मतलब 2 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या है। मतलब ये कह रहे हैं कि किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें हमारे अभाज्य गुणनखंड है। इसके देखते हैं, 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी हमारे अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। 54 को देखते हैं, 2 है अभाज्य, 3 है अभाज्य, 9 जो है अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं, इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं दिया है। अगर इन्होंने 9 को 3 गुणे 3 कर दिया होता तो ये भी इसके सारे गुणनखंड हमारे अभाज्य हो जाते। इसमें अगर 4 को ये 2 गुणे 2 कर देते तो इसके भी सारे गुणनखंड जो है अभाज्य संख्या में हो जाते हैं। पर 4 और 9 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये वाले ऑप्शन हमारे आंसर नहीं होंगे। बी और सी जो है वो हमारे आंसर होंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमसे कह रहा है बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 2510 संख्या 45 से विभाज्य है। ठीक है, मतलब हमें भाग नहीं करना है, ऐसे ही बताना है देख कर कि ये जो संख्या दी गई है 2500, ये जो संख्या दी गई है 2 लाख क्या है, 25,110, ये जो संख्या दी गई है 25,110 45 से विभाज्य है। मतलब हमें ऐसे ही बताना है कि 45 से विभाज्य है कि नहीं। इन्होंने एक संकेत भी दे दिया है, 5 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं, दी हुई संख्या की 5 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। मतलब इन्होंने क्या किया है, 45 जो होता है, 45 होता क्या है, 5 गुणे
9 होता है, 5 नियम 45 होता है, तो मतलब हमें विभाज्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 की विभाज्यता की जांच करेंगे और 9 की विभाज्यता की जांच करेंगे। तो 5 की विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 9 की विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, इनका योग 9 से कटना चाहिए। जैसे 2 5 हमारा 7 हुआ, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में 0 जुड़ा 9, 9 को जब हम 9 से काटते हैं तो कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अंकों का योग 9 से कटता है। ठीक है, अब 5 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है वो हमारी 45 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह संख्या 45 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई है वो हमारी 45 से विभाज्य है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है संख्या 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, और 2 3 की जब गुणा करते हैं तो 6 आता है, मतलब ये 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या है, ठीक है, जो 4 और 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणे 6 मतलब 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि जो है हमें करना है एक उदाहरण से। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इन्होंने संख्या बताई है 18, इन्होंने कहा 18 जो है वो 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 नियम 18 होता है, पूरा पूरा इसने काट दिया। ऐसे ही ये जो संख्या 18 है इन्होंने कहा 3 से भी विभाज्य है। ठीक है, छाक 18 होता है, पूरा पूरा इसने काट दिया। अब इन्होंने कहा है 2 और 3 की जो गुणा होती है मतलब 6, ये जो संख्या है 18 ये 6 से भी विभाज्य है, 6 तियां 18। तो इन्होंने क्या कहा है कि इसी प्रकार कोई संख्या है, ठीक है, वो हमारी 4 से विभाज्य होती है। ठीक है, 4 से विभाज्य होती है और 6 से भी विभाज्य होती है। मान लो हम तो वो जो संख्या है 12, हमने कोई संख्या जो है 12 ले ली, इन्होंने कहा 12 जो है वो हमारी किससे कट रही है, 4 से कट रही है। कोई संख्या इन्होंने बोला था वो हमारी 4 और 6 से दोनों से कट रही है। ठीक है, 4 तियां 12। ठीक है, ऐसे ही क्या हमने एक और संख्या ले ली, मतलब कि 12 जो है वो 6 जो है वो 12 को भी काट रहा है, 6 दूनी 12। ठीक है, मतलब 6 ने ये जो इन्होंने 2 संख्या बताई थी 4 और 6, इन्होंने कहा कोई संख्या है, वो कोई संख्या जो है वो हमने 12 मानी है। ठीक है, 4 जो है 12 को भी काट रहा है, 6 जो है वो 6 भी 12 को काट रहा है। अब इन्होंने कहा 6 और 4 का जो गुणनफल है क्या है, 6 चौक 24, क्या है 24, 24 जो है 24 भी ये जो हमने संख्या मानी थी उसको काटेगा। तो भाई हमने संख्या जो मानी थी वो 12 मानी थी, 24 जो है 12 को काटेगा ही नहीं, क्योंकि 24 के पहाड़े में 12 कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ये जो रूल है वो हमारा यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि भाई जब हमने 2 और 3 लिया था, ये दोनों कैसे थे, ये दोनों जो थे वो हमारे कैसे थे, सह अभाज्य संख्याएं थी। कैसी थी? सह अभाज्य संख्याएं थी, जिनका सार गुणनखंड जो था वो 1 था। ठीक है, अब ये जो 4 और 6 जो हैं वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनका गुणनखंड निकालते हैं 1 2 और 4 निकलता है, इसका गुणनखंड निकालते हैं तो ये 1 2 3 और 6 निकलता है। ठीक है, इसका गुणनखंड निकलते हैं, इसमें ये और ये कॉमन, ये और ये कॉमन, तो ये हमारे सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इस कारण से इनका इसमें ये वाला जो रूल था वो फॉलो नहीं किया है। क्यों नहीं फॉलो किया है? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, तथा यह 2 गुणे 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है, क्योंकि 2 व 3 जो हैं
सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन 4 व 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे। ये क्यों नहीं फॉलो? क्योंकि 4 और 6 सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। जब हमारी सहभाज्य संख्याएं होती तो ही ऐसा होता है कि इनकी संख्याओं की गुणा से भी वो संख्या जो है वो कट जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां यूनिट कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हो? तो इन्होंने कहा 4 अलग अलग हमारी अभाज्य संख्याएं, वो भी भिन्न भिन्न है। तो सारी अभाज्य संख्याएं जो है लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है। और इसके बाद हमारा 11, 13, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे छोटी संख्या की बात की है, तो सबसे 4 जो हैं हमारे सबसे पहले वाले जो हमारी अभाज्य संख्या है उनको ही ले लेते हैं। क्या करेंगे? इनकी गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो क्या आएगा हमारा? 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21, मतलब 210 आएगा। मतलब सबसे छोटी संख्या जो आएगी वो हमारी क्या आएगी? 210 आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।